देखिए फिर एक बार उदाहरण लेकर चलना पड़ेगा और आज इसको हर हाल में समाप्त कर दिया जाए। 2 दिन से फंस जा रहा है, आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, ताकि आपका प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस भी चलाया जाए, क्योंकि प्रपोजल काफी लंबा चल गया। देखिए ए बी से प्रस्ताव करता है कि हे बी, मैं ये अपना मकान तुम्हें 10 लाख रुपया में बेचना चाहता हूँ। और ए डेट भी बना लिया जाए। 1 जनवरी को बी को लेटर भेजता है। ये लेटर 10 जनवरी को बी के पास पहुंचता है। बी एक्सेप्टेंस या प्रतिग्रहण या स्वीकृति का लेटर कब डालता है, तो डेट बनाए रखा जाए 15 तारीख को, यानी कि आपका बी 15 तारीख को ए के प्रस्ताव को स्वीकार करके और डाक में लेटर डाल देता है। ये जो बी 15 तारीख को लेटर डालता है, ये लेटर ए के पास पहुंचता है 20 जनवरी को। फिर उदाहरण देखिए, ताकि इसी उदाहरण पर आगे पूरा बताया जाए। ए बी को एक प्रपोजल भेजता है लेटर द्वारा। 1 जनवरी को भेजता है लेटर। लेटर बी के पास कब पहुंचता है, 10 जनवरी को। बी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का लेटर भेजता है किस जनवरी को, 15 जनवरी को। और वह लेटर जो ए बी ने भेजा है वह ए के पास किस तारीख को पहुंचता है, आपका 20 तारीख को। इसी उदाहरण को आगे पढ़ाया जाए। सेक्शन 3 हम लगातार बता रहे हैं कि प्रपोजल का मेथड या मूड क्या होगा, यानी कि ए किस ढंग से प्रपोजल करेगा, तो ए कोई कार्य करे या ओमिशन। तो बताइए आप लोग, लेटर भेजा है तो कार्य किया है कि लोप किया है, कार्य। बी क्या करे, या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन। तो बी भी अपनी ओर से लेटर भेज दिया है तो कार्य किया है, यानी कि एक्ट किया है। आइए, अगर ए अपने प्रपोजल को वापस लेना चाहता है तब भी कोई कार्य या लोप करे, और बी अपने स्वीकृति को वापस लेना चाहता है, रिवोक करना चाहता है, तब भी या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे। तो ये मूड या ढंग या तरीका किस सेक्शन में इसका दिया गया है, आपका 3 में। अब आइए धारा 4। सेक्शन 4 आपका चल रहा था, फिर एक बार देखिए। सेक्शन 4 ये बताती हैं कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, यानी कि संसूचना कब संपूर्ण होगी। तो आपका पहले ए ने प्रपोजल बी को भेजा है, तो प्रपोजल या प्रस्थापना की संसूचना कब संपूर्ण होगी, जब वह प्रपोजल किसके नॉलेज में आ जाए जिससे वह किया गया है। तो उदाहरण में ए ने किससे प्रपोजल किया है, बी से। तो कब कहा जाएगा कि ए द्वारा किए गए प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, जब वह बी के क्या आ जाए, नॉलेज में। इतना तो कोई शक नहीं है, मैंने ये बताया गया है, 2 बार बताया, तीसरी बार बताया जा रहा है। अब बी को स्वीकार करना है। अब बी पर आइए। प्रतिग्रहण की संसूचना, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन या स्वीकृति की संसूचना, या हम कह सकते हैं कबूल की संसूचना। तो जो कबूल होता है प्रपोजल, या एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, लीगल भाषा में प्रतिग्रहण कहा जाएगा। एक्सेप्ट करना, तो प्रपोजल को बताइए एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बी। तो जो भी एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल, सतर्क रहिए, वह जो कम्युनिकेशन होगा, वह जो संसूचना होगी, वह बी के अगेंस्ट में भी कंप्लीट होगी और ए के अगेंस्ट में भी। यानी कि बी जो एक्सेप्टेंस करेगा वह आपका बी के विरुद्ध भी संसूचना संपूर्ण होगी, और किसके विरुद्ध, ए के। अब यही पॉइंट आपका पकड़ना है कि
बी के विरुद्ध कब संपूर्ण होगी और ए के विरुद्ध कब संपूर्ण होगी। तो पहले बी पर आइए। बी के विरुद्ध वह संसूचना तब संपूर्ण कब संपूर्ण होगी। तो अब बेरेक पहले उठाया जाए तब आपका सही किया जाए नियम को। देखिए आपका प्रस्थापक के विरुद्ध, पहले आपका प्रस्थापक दिया है यानी कि जो व्यक्ति प्रपोजल किया है। तो इस उदाहरण में प्रपोजल बताइए कौन किया है, ए किया है कि बी किया है। तो ए के विरुद्ध यानी कि सतर्क रहेगा। जो व्यक्ति प्रपोजल किया है उसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब प्रतिगृहीता यानी कि प्रपोजल को स्वीकार करता उस एक्सेप्टेंस को, उस स्वीकृति को भेजने के अनुक्रम में यानी कि पारेषण के अनुक्रम में यानी कि ट्रांजैक्शन के कोर्स में या भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ किया है कि अब उसकी शक्ति से वह क्या हो गया है, बाहर। तो बी की शक्ति से कब वह लेटर बाहर हो गया है, ये कब माना जाएगा, जब वह आपका कह सकते हैं कि बी 15 जनवरी को अपने स्वीकृति का लेटर डाक में डालता है। तो जैसे ही भी लेटर डाक में डाला ये माना जाएगा कि वह उसकी शक्ति से लेटर अब क्या हो गया, बाहर। और उसी तारीख को किसके विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो जाएगी, प्रस्थापक। प्रस्थापक यानी कि जो प्रपोजल किया है। लेकिन जो स्वीकार किया है, फिर एक बार समझिए, जो एक्सेप्ट किया है इसके विरुद्ध प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ। इसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की जानकारी या प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूर्ण होगी जब वह लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के यानी कि प्रस्थापक के। तो बताइए बी कब अपने माने बी के विरुद्ध, इस उदाहरण में भी चलिए, बी के विरुद्ध कब प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होगी, जब बी द्वारा भेजा गया लेटर ए के ज्ञान में आ जाए। और ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी, जब ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब बी लेटर भेजा है और पारेषण के अनुक्रम में भेजा है, माने भेजने के क्रम में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब उसकी शक्ति से क्या हो गया है, लेटर बाहर। तो कब, जैसे वह 15 तारीख को क्या डालता है, डाक में। तो 15 तारीख को कौन बाध्य हुआ डाक में डालते ही, ए। लेकिन बी अपने स्वीकृति से कब बाध्य होगा, जब वह लेटर किसके पास पहुंचता है, ए के पास। आगे अभी चलेगा, यह बाध्यता भी न जानिए क्योंकि बाध्यता आपका धारा 5 से गवर्न होगी, 4 में तो कब मैंने, हाँ मैंने 5 से भी गवर्न होगी, कब तक वापस लिया जाएगा। अगला शब्द देखिए, इसके बाद प्रतिसंहरण कराइए, यही आपका मामला फंसा था। अब देखिए प्रतिसंहरण, फिर एक बार उदाहरण देखिए। प्रतिसंहरण मतलब रिवोक करना, रिवोक करना मतलब वापस ले लेना। तो भाई किसने क्या किया है कि वापस लेगा, तो बी आपका क्या किया है, प्रपोजल, और नहीं ए ने प्रपोजल किया है। तो ए चाहे तो अपना प्रपोजल क्या कर सकता है, और बी ने क्या किया है, स्वीकृति यानी कि लीगल भाषा में प्रतिग्रहण किया है। तो बी चाहे तो अपने प्रतिग्रहण को क्या ले सकता है, वापस। अब कब तक वापस लेगा, ये आपका सेक्शन 5 से कवर होगा। लेकिन प्रतिसंहरण या रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, ये सेक्शन 4 से कवर होगा। यानी कि ए कब तक अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है,
बी कब तक अपनी स्वीकृति वापस ले सकता है, ये सेक्शन 5 से कवर होगा। लेकिन सेक्शन 4 ये बताएगा कि ए अगर वापस लिया है तो वापसी की संसूचना ए के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, और बी अगर अपने स्वीकृति को वापस लिया है तो वह संसूचना बी के खिलाफ कब पूर्ण होगी और ए के खिलाफ। यही सबसे कठिन प्रावधान है। और एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए यही समझ में कम आता है भाई। फिर एक बार देखिए, उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती हैं जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती हैं कि वह उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए। अब आइए, ए अपने प्रपोजल को वापस ले रहा है तो ए के विरुद्ध, फिर एक बार देखिए, ए के विरुद्ध प्रस्ताव की वापसी की आसान भाषा में देखिए, प्रस्ताव की वापसी की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, यानी कि ए अपने प्रपोजल को रिवोक कर रहा है तो रिवोक ए कर रहा है तो ए के विरुद्ध रिवोक का कम्युनिकेशन कब पूर्ण होगा, जब ए उस रिवोक को यानी कि उस प्रतिसंहरण को वापस लेने को, प्रस्ताव को खंडन करने का के बारे में, यानी कि उसको पारेषण के अनुक्रम में ए ऐसा कुछ करता है कि अब ए के शक्ति से क्या हो गया है, सब कुछ बाहर। यानी कि जैसे ही ए डाक में लेटर डाल देता है कि मैं अपने प्रपोजल को क्या कर रहा हूँ वापस, वैसे ही ये प्रतिसंहरण किसके विरुद्ध पूर्ण हो गया, ए के। लेकिन बी के विरुद्ध नहीं, याद रखिए, बी के विरुद्ध यह प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कब संपूर्ण होगा, जब ये डाक में डाला गया लेटर किसके पास पहुंच जाए, बी के। फिर एक बार इसको समझिए दोबारा, जो व्यक्ति रिवोक करता है उसके अगेंस्ट में वह रिवोक का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाता है जब वो ट्रांजैक्शन के कोर्स में यानी कि भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर देता है कि उसकी शक्ति से वह क्या हो जाता है, बाहर। फिर उदाहरण समझिए, ए अपने प्रपोजल को वापस ले रहा है तो डाक में ए ने लेटर भेजा और जैसे ही डाक में वह लेटर छोड़ दिया वैसे ही प्रतिसंहरण या वापसी की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण हो गई, ए के। लेकिन बी के विरुद्ध अभी नहीं हुई। बी के विरुद्ध कब ये संसूचना प्रतिसंहरण की पूर्ण होगी, जब ए द्वारा डाक में डाला गया लेटर किसके पास पहुंच जाए, बी के। अब आइए, इसी में समस्या बनता है, देखिए ध्यान से ए बी से प्रस्ताव करता है, फिर ए को लगता है कि हमने गलत आदमी से प्रस्ताव कर दिया और एक लेटर भेजता है। यह लेटर बी के पास उसी दिन बी 4 बजे स्वीकृति का पत्र डाल दिया है और ये जो प्रपोजल को वापस लेने का लेटर भेजा है वह बी के पास पहुंचता है 4 बजे के बाद, यानी कि कब, 5 बजे। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि क्या माने संविदा हुई कि संविदा नहीं हुई, यानी कि प्रपोजल रिवोक हो जाएगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, ए के विरुद्ध रिवोक की संसूचना तब पूर्ण हो गई जब ए ने क्या किया, डाक में डाला। लेकिन बी के विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब बी के क्या आ जाए, नॉलेज में। और अगर बी के नॉलेज में आने के पहले बी ने ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है तो संविदा हो जाएगी। तो बताइए, बी ने
ए के प्रपोजल को कितने बजे एक्सेप्ट किया और ए का लेटर कितने बजे पहुंचा, तो संविदा का निर्माण हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन यही उल्टा कर दीजिए थोड़ा। ए का लेटर बी के पास पहुंच जाता 4 बजे, उसके बाद बी आपका स्वीकृति का लेटर भेजता 5 बजे। तो बताइए, बी द्वारा स्वीकृति का लेटर भेजने के पहले ए का जो रिवोकेशन है वह बी के नॉलेज में आ गया है कि नहीं? आ गया है। तो जैसे ही ए का रिवोकेशन बी के नॉलेज में आ गया, अब बी के खिलाफ भी जो ए ने अपने प्रस्ताव को वापस लिया था वह संसूचना क्या हो जाएगी? पूर्ण। और चूंकि इस उदाहरण में रिवोक का लेटर पहुंच चुका है और उसके बाद जबरदस्ती भी क्या करता है? आपका एक्सेप्ट करता है। तो आप लोग फिर बताइए, संविदा का निर्माण होगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्वीकृतिकर्ता के खिलाफ प्रतिसंहरण की संसूचना संपूर्ण हो जाने के बाद वह स्वीकृति किया है, अतः कोई संविदा नहीं होगी। ये समस्या भी आती है और इसको फिर से भाई दो बार बताया गया। फिर से एक बार घर पर पढ़िएगा, उदाहरण बनाकर यहीं, न आए तो मैं फिर बताऊंगा कल। आगे बढ़ा जाए सेक्शन 5 पर। अब थोड़ा आसान आसान आएगा, 4 में ही कठिन था। सेक्शन देखिए भाई आपका 5 आसान है, बस उदाहरण बनाए रखिए। प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। यानी कि सेक्शन 5 वह टाइम बताएगी, वह अवधि बताएगी, वह समय बताएगी जब तक आप, जिस समय तक आप अपने प्रपोजल को वापस ले सकते हैं या अपने स्वीकृति को। फिर एक बार देखिए, धारा 5 वह टाइम बताती है कि कब तक आपके पास अपने विचार वापस लेने का मने समय है। इसको थोड़ा दूसरे एंगल से पहले पढ़िए, 2 एंगल हम बताते हैं अलग, तब धारा 5 शुरू किया जाए। इसी उदाहरण में सब चलेगा, इसको कवर किए रहेगा। न आए तो घर पर ऐसा उदाहरण बना के और एक रफ पर बनाइएगा और इस उदाहरण को दिमाग में बैठाइएगा। मैं बता दूं, कहीं भी इस उदाहरण में समस्या हो तो फिर कल हम उस समस्या को बताएंगे, लेकिन आगे भी बढ़ना है भाई। 2 दिन हो गया और ये समाप्त नहीं हुआ। तो पहले 2 एंगल से हम बताएं, उसके बाद से आपका और चीज़ें बताई जाएंगी। पहला हम आपका राजनीतिक उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने ये आदेशित किया कि 9 तारीख को अध्यक्ष महोदय विश्वास अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराएं। भारत का उच्चतम न्यायालय भी पढ़ाया जाएगा, 356 इत्यादि और मंत्रिपरिषद इत्यादि आपका शुरू ही हो जाएगा कल से पीआईएल के बाद। तो भारत का उच्चतम न्यायालय भी बार बार कहता है कि जो भी होना होगा सदन में होगा, यानी कि सदन में आप वोटिंग कराइए, बाहर परेड राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के पास न कराइए, सदन में वोटिंग कराइए और वोटिंग में जो जीतेगा वहीं भारी पड़ेगा। चाहे एमपी का मामला हो, अभी एमपी का लेटेस्ट मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में क्या कराया जाए, वोटिंग। सदन में हुआ तो कांग्रेस हार गई और शिवराज फिर से क्या हुए, मुख्यमंत्री बने। ये हुआ था अभी। तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम दिया था 12 बजे रात, अब 11 बज गया। हाय तौबा मची है, इधर सुप्रीम कोर्ट खुला है, सीजीआई बैठे हैं वहाँ के कि कहीं 12 आपका से अधिक न हो जाए तो कोर्ट की अवमानना। और सरकार परेशान है कि अब क्या किया जाए। अगर 12 स्पीकर भी परेशान है कि अगर 12 बजे तक हम वोटिंग नहीं कराते तो अवमानना में सुप्रीम कोर्ट जेल भेज देगा। ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन होगा। जब पीएम ही ऐसा करने लगे तो आम जनता कहाँ कानून को मानेगी।
तो अंत में लोग समझाए होंगे, इसमें शक नहीं है इमरान खान को। और अंततोगत्वा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया कि हम वोटिंग नहीं कराएंगे। तो इस्तीफा देने के बाद तुरंत स्पीकर चुना गया नया। ये लोग सदन से भाग गए। अब भाग गए तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सुप्रीम कोर्ट की लाज बच गई, यानी कि आदेश का क्या हो गया पालन। भाई इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, या तो आप वोटिंग कराए, तो दूसरा आदमी आया वोटिंग कराया। यानी कि कब तक इमरान खान के पास मौका था कि वोटिंग कराकर विश्वास हासिल कर ले, तो 12 बजे तक, 12 बजे के बाद नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी कब तक मौका है कि ए अपने प्रपोजल को वापस ले ले और बी अपनी स्वीकृति को क्या कर ले वापस। वह टाइम कौन धारा बताएगी? 5। याद रखिए, टाइम कौन सी धारा बताएगी? तो आपके पास भी बता दिया जाए, एपीओ के लिए जो मौका है 18 जून तक है। जो संभावित डेट है 19 जून को प्री का एग्जाम होने की पूरी संभावना है। 19 जून को संभावना है भाई, बता दिया जाए पहले से ही। तो फिर एक बार अब देखिए, अब बेरेट की भाषा से कवर करिए। प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, यानी कि ए अपना प्रपोजल वापस ले ले और बी क्या ले ले? स्वीकृति। अब धारा 4 दिमाग में रहेगी तभी 5 काम करेगी। एक एक शब्द मथी है, देखिए। कोई भी प्रपोजल, कोई भी प्रस्थापना, उसके प्रतिग्रहण की संसूचना, यानी कि प्रतिग्रहण का मतलब स्वीकृति की संसूचना, प्रस्थापक के विरुद्ध, यानी कि जो प्रपोजल किया है उसके विरुद्ध संपूर्ण हो जाने के पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी। अब फिर एक बार दिमाग लगाइए पहले तो। ये चाहता है कि वह अपने प्रपोजल को क्या कर ले? वापस ले ले। तो बताइए कब तक ये वापस ले सकता है? पहले लीगल भाषा में हम बताते हैं। ए के विरुद्ध, यानी कि अब लीगल भाषा में समझिए, प्रस्थापक के विरुद्ध, प्रपोजल कर्ता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने के पहले प्रस्थापक अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है। फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस उदाहरण में ए के विरुद्ध बी ने जो स्वीकृति किया है वह संसूचना ए के विरुद्ध पूर्ण होने के पहले ए चाहे तो अपना प्रस्ताव क्या ले सकता है? वापस। अब फिर धारा 4 बैक हुई है कि प्रतिग्रहण की संसूचना कब संपूर्ण होती है? धारा 4 में आइए, अब बताइए। बी डाक में एक, मान लीजिए 10 जनवरी को लेटर डाला, तो आप लोग बताइए, ये 10 जनवरी को बी ने स्वीकृति का लेटर डाला है, प्रतिग्रहण किया है, तो ये 10 जनवरी को डाला है, तो ए के विरुद्ध यह स्वीकृति की संसूचना किस तारीख को पूर्ण हो जाएगी? 10 को। यानी कि ए किस तारीख के पहले अपना प्रपोजल वापस ले सकता है? 10 से। और बी के विरुद्ध कब प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होगी? जब वह लेटर किसके पास पहुंच जाए? प्रस्थापक। प्रस्थापक माने क्या? जो प्रस्ताव किया है। तो प्रस्थापक इस उदाहरण में कौन है? ए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, कठिन है। जो व्यक्ति प्रपोजल किया है वह अपने प्रपोजल को किस समय तक रिवोक कर सकता है? तो उस समय तक कर सकता है जिस समय तक उसके विरुद्ध स्वीकृति की संसूचना पूर्ण न हुई हो। तो कब पूर्ण हो जाएगी स्वीकृति की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध? तो ये धारा 4 बताती है कि जब बी ने पारेषण के अनुक्रम में, यानी कि ट्रांजैक्शन के कोर्स में
ऐसा कुछ कर दिया कि बी की शक्ति से अब क्या हो गया वह, तो बी किस तारीख को लेटर डाला, तो 10 तारीख के पहले चाहे तो ए क्या कर सकता है अपना प्रपोजल वापस, और इस जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाला अब वापस नहीं ले सकता है। अब दूसरा एंगल देखिए, स्वीकृति करता, इसी उदाहरण में देखिए, जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वह कब तक अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, तो प्रतिगृहिता उस समय तक अपना स्वीकृति या प्रतिग्रहण वापस ले सकता है जिस समय जब तक कि उसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण न हो। तो आप लोग बताइए, बी एल प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है तो बी के विरुद्ध अगेंस्ट में इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, जब बी का लेटर किसके पास पहुंच जाए, एक। तो एक फिर उदाहरण बताया जाए, बी ने स्वीकृति का लेटर 10 जनवरी को डाला, अब ए अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है कि नहीं, नहीं, क्योंकि उसी समय अब ए क्या हो गया अपने प्रपोजल से बाद। अब बी पर आइए, बी के विरुद्ध कब स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होगी, जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिससे वह क्या की गई है, स्वीकृति की गई है। यानी कि मान लीजिए ए के पास लेटर 15 तारीख को पहुंचता है, यानी कि बी ने स्वीकार किया 10 तारीख को, डाक में लेटर डाला और ए के पास किस तारीख को लेटर पहुंचा, 15। तो ए के पास बी का लेटर पहुंचने के पहले बी अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, वापस। तो मान लीजिए 10 जनवरी को बी ने स्वीकृति का लेटर डाला, बी को लगा कि हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके गलती कर दी और फिर 11 तारीख को किसका लेटर डालता है, वापसी का। अब समस्या ये आएगी कि कौन सा लेटर पहले पहुंचा, तो पहले आओ पहले पाओ, जो लेटर पहले पहुंचेगा ए के पास वही मान्य होगा। तो मान लीजिए कि 10 जनवरी की स्वीकृति का लेटर ए के पास पहले पहुंच गया तो संविदा का निर्माण हो गया, और ये 11 जनवरी को जो बी ने लेटर भेजा था, अगर ये लेटर ए के पास पहले पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा, स्वीकृति रद्द। यानी कि अब ध्यान में ये रखना है कि बी जब फिर आपका लेटर अपने स्वीकृति को वापस लेने का भेजा है तो कौन सा लेटर पहले पहुंचा है। अगर बी द्वारा भेजा गया कौन सा लेटर पहुंच जाए, स्वीकृति का पहले ए के पास, तब संविदा हो गई। और बी द्वारा कौन सा लेटर पहले पहुंचे, वापसी का, तो संविदा नहीं हुई, यानी कि प्रतिग्रहण प्रतिसंहृत हो गया, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या हो गया, रिवोक, यानी कि स्वीकृति वापस हो गई। ये आसान भाषा में भी। अब आइए, जो ए बी ने जो 10 तारीख को और 11 तारीख को लेटर भेजा, वह डाकिया दोनों लेटर ए को एक साथ दिया है। एक समस्या ये बनती है। अगला कंसेप्ट, बी ने स्वीकार किया, वो भी लेटर भेजा, मान लीजिए कि दिन में 10 बजे लेटर छोड़ दिया, फिर आपका वह सोचा 12 बजे कि हमने तो गलती कर दी, चलो अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले लें, तो 12 बजे जाकर अपनी स्वीकृति को वापस करने का लेटर भी भेज दिया। अब दोनों लेटर ए के पास एक साथ पहुंचते हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस का भी और एक्सेप्टेंस की वापसी का भी। तो यहाँ समस्या है कि क्या माना जाए, स्वीकृति माना जाए कि प्रतिसंहरण माना जाए, यानी कि क्या माना जाए।
तो भाई स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। ये इंग्लैंड के केस हैं, आपका रिवोक मान लिया जाएगा। ये याद रखिए, उसी क्षण पहुंचते हैं दोनों तो क्या माना जाएगा? रिवोक। यानी कि किसी भी संविदा का निर्माण नहीं हुआ और ये माना जाएगा कि बी ने अपनी स्वीकृति को क्या ले लिया है? वापस। वापस को हम क्या कहेंगे लीगल भाषा में? रिवोक कर लेना, प्रति संहृत कर लेना। भाई बेयर एक्ट में क्या लिखा है? प्रति संहृत। धारा 5 भी समाप्त हो गई और कठिन थी धारा 5। अब 6 आई है धारा। अब आसान आसान आएगा भाई। धारा 6 मेंस में अलग से पढ़ाया जाएगा। प्रपोज आपका प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? तो आइए रिवोक देखिए भाई धारा 6 में। भाई एक किसको रिवोक करता था? आपका प्रपोजल को। और बी किसको रिवोक कर सकता है? स्वीकृति। मैंने बताइए तो ए किसको वापस ले सकता है? अपने प्रस्ताव को। बी किसको वापस ले सकता है? स्वीकृति को। तो धारा 6 केवल ए के लिए है। फिर हम बता दें, धारा 6 केवल किसके लिए है? यानी कि प्रपोजल, आपका प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे किया जाता है वह तरीका बताती है धारा 6। यानी कि ए का प्रपोजल कब रिवोक हो जाएगा, कब प्रतिसंहृत हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, इसका प्रावधान किस धारा में किया गया है? 6 में। अब देखिए, आपका प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है, यानी कि प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं, फिर सतर्क रहना है। क्या? प्रपोजल। कितनी कंडीशन दी गई है 6 में? 4। एक दो बताया जाए, क्योंकि ये डिटेल में आगे चलेगा तो बताया जाएगा। मेंस में अलग से बनता है, इसमें आपका इंग्लैंड और भारत में अंतर भी बनता है, उसको एक दो दिन में आ जाएंगे। क्योंकि आज ये समाप्त हो जाए तो आपका प्रपोजल को न पढ़ाकर कल से एक्सेप्टेंस को पढ़ाया जाए, स्वीकृति को पढ़ाया जाए। देखिए, प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने से, यानी कि ए बी को ये सूचना दे दे कि हम अपना प्रपोजल क्या करते हैं? वापस। तो आप लोग बताइए तो ए बी को कब तक सूचना दे दे कि भाई हम अपना प्रपोजल वापस करते हैं? जब तक भी उसे स्वीकार न कर ले। अगर बी ने डाक में लेटर स्वीकृति का डाल दिया, तब ए अपने प्रपोजल को क्या वापस ले सकता है कि नहीं? नहीं। तो छठ धारा 6 बताया जाएगा। 7 आइए, 7 भी काफी महत्वपूर्ण है। अब छोटी छोटी धाराएं हैं, आप पढ़े भी हैं, हल्का हल्का देखना है। 7 आइए। अब आइए 7 भाई, आपका उदाहरण भी बना लिया जाए और काउंटर प्रपोजल भी करा दिया जाए। काउंटर प्रपोजल यानी कि प्रति प्रस्ताव या प्रस्ताव के बदले प्रस्ताव। फिर एक बार देखिए, उदाहरण हम बनाएंगे। पहले ए और बी में फिर देखिए, ए प्रपोजल किया है, बी को एक्सेप्ट करना है। तो कानून धारा सेक्शन 7 ये कहती है कि जब भी आपका ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे तो पूर्ण रूप से करे, एब्सोल्यूट करे, यानी कि आत्यांतिक करे। आत्यांतिक मतलब क्या? ये नहीं कि आधा करे आधा ना करे, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि ये क्या करे? पूर्ण रूप से। और अपनी ओर से भी कोई कंडीशन या कोई शर्त न लगाए, यानी कि अवशेषित हो। अवशेषित का मतलब कि अपनी ओर से कोई आपका क्वालिफिकेशन यानी कि कंडीशन न लगाइए। यानी कि प्रपोजल आप पूरी तरह स्वीकार करिए और प्रपोजल स्वीकार करते समय अपनी ओर से कोई कंडीशन लगाना है कि नहीं? नहीं। तो आपका कौन सी धारा बताती है? 7। अब कंडीशन लगाइए भाई, ऐसे तो हो ही जाएगा। बी ए के प्रपोजल को स्वीकार कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारा मकान तो खरीदूंगा,
लेकिन तुम 10 लाख जो कह रहे हो, 10 लाख में मैं नहीं खरीदूंगा, कितने में खरीदूंगा? 9 लाख। तो आप लोग ये बताइए, क्या बिना शर्त के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया कि शर्त लगाकर? तो क्या यह स्वीकृति वैध मानी जाएगी? नहीं। तो ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो ये ए ने प्रस्ताव किया, उसके बदले में ये क्या माना जाएगा? एक नया प्रस्ताव। और इसी को कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? प्रति प्रस्ताव या काउंटर ऑफर। फिर एक बार देखिए, जब भी एक्सेप्ट किया जाए प्रपोजल तो 2 लाइन याद रखिए, आपका एब्सोल्यूट रूप से करिए, पूर्ण रूप से, और स्वीकृतिकर्ता अपनी ओर से कोई शर्त न लगाए। ये किस सेक्शन में है? 7। अब शर्त लगा दीजिए प्रपोजल में। देखिए भाई, ए बी को प्रपोजल कर रहा है, लेकिन कोई कंडीशन लगा दे रहा है, शर्त लगा दे रहा है कि हम तो प्रपोजल कर रहे हैं, लेकिन ये प्रपोजल तुम तभी स्वीकार कर सकते हो जब प्रपोजल स्वीकार करने के पहले इस कंडीशन या इस शर्त को फुलफिल करो, यानी कि पूरी करो। तो कोई एक शर्त लगाया जाए। आपका भाई उदाहरण आपका मगरमच्छ वाला कई बार बता दिया गया है। अब दूसरा उदाहरण पर आ जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा अगर तुम 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर पार कर जाओ। तो पहले आपको ये सतर्क रहना है कि क्या ये जो शर्त है संभव है कि असंभव है। तो 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ा जा सकता है कि नहीं? दौड़ा जा सकता है, क्योंकि जो विश्व रिकॉर्ड है वह 9 पॉइंट कुछ का ही है। तो 20 सेकंड तो बहुत हो गया। यानी कि पहला ये देखना कि ये शर्त का पालन संभव है। दूसरा, ये शर्त अवैध तो नहीं है, अवैध भी नहीं है, सब कुछ सही है। तो ए बी से कहता है कि हम 100 रुपया तभी देंगे जब तुम 100 मीटर दौड़ जाओगे। तो ये जो 100 मीटर है ये शर्त लगी है, और जैसे ही भी 100 मीटर दौड़ जाए, यानी कि ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुख से बोलना नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, कोई कार्य कर दे, यानी कि बी क्या कर दे? 100 मीटर तत्काल 20 सेकंड के पहले दौड़ जाए। तो अगर कोई शर्त लगी है प्रपोजल में, तो पहले उस शर्त का पालन करिए, तो अपने आप प्रपोजल क्या हो जाएगा? स्वीकार। तो शर्त का पालन करके प्रपोजल को स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। 2-3 और उदाहरण देखें। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, जो भी व्यक्ति दवा खाएगा अगर उसे एनुफ्लुएंजा बीमारी माने बुखार होगा तो मैं 100 पॉइंट दूंगा। तो पहले दवा खाइए कि मांग ही लीजिए? तो पहले शर्त का क्या करिए? पालन। कितनी गोली खाइए, उसके बाद कोरोना होता है तब आप जाकर कहिए कि पैसा दीजिए। फिर से वैसे भी फिर से आपका भारत में भी ओमिक्रॉन के मरीज बॉम्बे में मिलना शुरू हो गए हैं। पूरे विश्व में फिर चीन तो त्रस्त हो गए हैं अभी भी। तो फिर एक बार अगला उदाहरण देखिए, तब आगे 9 धारा 9 बचेगी, वो पढ़ाया जाए। आपका फिर एक बार रुक जाए 2 मिनट, फिर एक बार शर्त लगाइए आपका। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं। ए कहता है कि हे बी, अगर तुम 5 मिनट में 100 मीटर पैदल चल दो तो मैं तुम्हें 500 रुपया इनाम दूंगा। तो ये शर्त वैध है, और शर्त वैध है। अब बी को ये नहीं कहना है कि तुम्हारा प्रपोजल हम स्वीकार कर लिए हैं। बी को ये करना है कि कंडीशन को क्या कर देना है? फुलफिल। और जैसे ही फुलफिल किया, प्रपोजल अपने आप क्या हो गया? बच्चा वाला भी देखा जाता है इसमें भाई। एक का बच्चा भूल गया था, वह कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे बच्चे को खोज कर लाएगा
उसे 501 रुपया इनाम दूंगा। तो एक आदमी बच्चा खोज कर ला दिया, तो प्रपोजल शर्त का पालन कर दिया, तो ए के प्रपोजल को उसने क्या किया, एक्सेप्ट। तो शर्तों का पालन करके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो कौन सी धारा आती है, 8। अब 9 आ जाए, लास्ट धारा भाई, कंसेप्ट अब लास्ट चल रहा है, उत्तराखंड में बना है, हो सकता है रिपीट कर ले। प्रामिज या वचन या वादा या प्रतिज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रतिज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। काइंड्स ऑफ प्रामिज पूछा गया उत्तराखंड में, 1 2 3 4, तो 2। फिर पूछ ले कौन कौन, तो एक एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में बताया था, या तो मुख से बोल कर किया जाए, वचन दिया जाए, या लिख कर। और आपका बाई कंडक्ट का विवक्षित का मतलब, बाई कंडक्ट यानी कि आचरण, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, खान पान इत्यादि। तो बाई कंडक्ट, तो कंडक्ट पर भी मैं एक दिन को रिलेट किया था। जहाँ जहाँ कंडक्ट शब्द आए तो तुरंत उसको पढ़ लेना है, लिखना है बैरक पर भी। आपका कंडक्ट के लिए आपका सीआरपीसी की धारा 280, आब्लिक एविडेंस की धारा कौन सा, 8। और केस भी याद रखना है, आंसू वाला केस, टीयर्स वाला केस, बुलबुला वाला, आंख से क्या गिर रहा था। तो लास्ट में 3 एंगल देखिए कोरिलेट करके, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा चांस रहता है। पहला एंगल आपका है कि विटनेस का डी मैनर, यानी कि साक्षी की भाव भंगी। तो जब गवाह गवाही दे रहा था तो कोर्ट में कैसा कंडक्ट दिखा रहा था, मुस्करा रहा था कि चवन्नी मुस्की काट रहा था, कि हिल डोल रहा था, कि आंखें तरेर रहा था, कि मायूस था, कि खुश था, कि क्या कर रहा था, कि रो रहा था। ये लिखा जाएगा रिकॉर्ड में। और कौन सी सीआरपीसी की धारा कहती है, 280। अब आपका पीड़ित या अभियुक्त का, दोनों का, घटना के पूर्व का आचरण और घटना के क्या, बाद का, ये साक्ष्य अधिनियम की धारा में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों कंडक्ट रेलेवेंट है। का एक उदाहरण देखिए, एक घटना से पहले चाकू तेज करते हुए देखा गया था, तो ये घटना का पूर्ववर्ती आचरण। और घटना के बाद जब चाय पी रहा था दुकान पर, लोग कहे कि पुलिस आ रही है अभियुक्त को खोजने, और आधी कप चाय छोड़कर तुरंत क्या हो गया, फरार। तो घटना का कैसा आचरण हो गया, पश्चातवर्ती। बहुरूपिया बन जाना घटना के पास, ये भी आचरण। रंगा सियार बन जाना, अपने को छुपा लेना, साच को छुपा देना, लाश को छुपा देना, ये सब पश्चातवर्ती कंडक्ट में आएंगे, आगे बताया जाएगा डिटेल में। और पश्चातवर्ती कंडक्ट में जो पूछा जाता है, केस पूछा जाता है, आंसू वाला केस कौन सा है, तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, उसको लिख लीजिए कहीं भाई। एविडेंस में पूछा जाता है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में जब पलविंदर कौर बयान दे रही थी तो लगातार उसके आंख से आंसू गिर रहे थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आंसू वाला केस। याद रखिए, वैसे छूट गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात में झूठ तो सभी बातों में झूठ का सिद्धांत भारत में लागू होता है। फिर बाद में ये नियम चेंज किया गया, वो एविडेंस में जाएगा। एक लाइन हम बता दें, छूट गई थी और ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारत में लागू होता है। अब तो उतना भाई डिटेल में संभव नहीं है जाना कि हम बता दें, बस एक लाइन हम बता दे रहे हैं। ये नियम अब पलट चुका है, निशिकांत झा आया, आपका तमाम केस आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर के निर्णय को क्या किया, सेट एसाइड।
तो यहाँ संभव नहीं है बताना। तो आपका कल क्लास चलेगा। आपका कल भाई स्वीकृति पढ़कर आइए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पढ़ाया जाएगा अब सही हो गया। आपका 3 से लेकर 9 तक हो गया। जो भी समस्या हो भाई कल फिर बताइए, बताया जाएगा। अब एक एक करके चलेगा। प्रपोजल पढ़ाया गया है,